ना अल्टीमेटली सी प्रोग्रामिंग को ख़त्म कर लेंगे। तो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शेयर करते हैं। एंड ब्लैक हैट वाली जो क्लासेस हैं, जैसे कि मैंने बताया मैं खुद भी घर पे हूँ तो काम करना पड़ेगा, इस वजह से ब्लैक हैट की क्लासेस हमने शाम में शिफ्ट कर दी। अब नाइट में हम कितने बजे करें ये बताना जरा ब्लैक हैट की क्लासेस को। पेंट ओपन करते हैं। कैरियर सेशंस होने हैं या तो 9 या 10, कितने बजे सेट करें बताओ। किसी भी टाइम में कर सकते हैं, फ्री है आज, क्लास बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों को दीपावली मनाना होगा ना। बाकी लोग गाइस एक बार बताना जो लोग हैकिंग वाले हैं, ब्लैक हैट की क्लासेस कब ले। हम ले लेते हैं इसको, ब्लैक हैट की क्लासेस हम 9 PM से लेते हैं, ठीक है। 9 PM टू 10 PM एंड मैं कैरियर सेशन 10 PM से लूँगा दूसरे बैच की। तो 9 PM के राउंड हम लेंगे। 9 PM की मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा उसमें। चलो तो इसको मिटाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसा लगेगा ना, सोचना मत कि हम कुछ अलग ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा लगेगा थोड़े दिनों में कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें बस। जैसे जैसे हमारा सिर्फ क्योंकि 1 महीने करीब हो जाएंगे, हमें समझ में आने लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने आज तक तो सिलेबस ही पलट के नहीं देखा होगा, सिलेबस हम भूल ही गए हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि हमने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया ऑलरेडी, जैसे कि हमने पिछले टर्म पे स्केप सीक्वेंस अगर स्टार्ट कर दिया था या फिर कुछ अलग मॉड्यूल्स को स्टार्ट कर रहा था, तो प्रोग्रामिंग में हमें वहां पे कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम्स 1s 2s कॉम्प्लीमेंट IEEE 754 इसको हमने छोड़ के डायरेक्टली फर्स्ट प्रोग्राम एंड इट्स बेसिक टाइप पे हम जंप कर गए हैं, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप तो बिल्कुल बेसिक सा चीज है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आज की क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पहले बताया था मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं ना सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब किसी ने ऐसा बोला, अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था कुछ बच्चों को 12th क्लास को, तो उनका एक चैप्टर छूट गया, सॉरी एक क्लासेस छूट गए, उनको पूरा ही समझ में नहीं आता। ऑफलाइन में कुछ बच्चे आते हैं ऐसे भी, मतलब हम करते रहते हैं पढ़ाई लिखाई, खाली नहीं बैठते हैं। मतलब खाली टाइम मिलता है मैं स्कूल वाले बच्चों को पढ़ा देता हूँ कुछ भी वैसे। तो यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे क्या कि एक भी क्लासेस छूटा तो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो होगा जो मैंने सोच समझ के बोला होगा। तो आज की क्लास एकदम डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होंगे इन सारे टॉपिक से, नंबर सिस्टम से, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट से, IEEE 754 से, एवरीथिंग। नहीं तो अभी तक आपने जो पढ़ा होगा ना IEEE 754, अभी तक सिर्फ ऐसा ही लगा होगा ना कि सिर्फ ये तो एक रूल्स है जिसमें ऐसे ही निकालना होता है, दैट्स इट। इसका एक्चुअल मतलब तो हमें समझ में नहीं आया होगा। तो इन चीजों को समझेंगे और कुछ और टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा थिंग्स होते हैं जो एज एन टेक्निकल पर्सन या एज एन हैकर हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आज तक हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो 32 बिट आर्किटेक्चर पे चल रहा है, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो 64 बिट आर्किटेक्चर पे चल रहा है। तो उस चीज का मतलब क्या होता है, इन चीजों को समझना जरूर है। बेसिकली देखो, सी प्रोग्रामिंग मेरे से पढ़ के ना ये तो होगा एक्सपर्ट बनो ना बनो, लेकिन हाँ कंप्यूटर साइंस या सी प्रोग्रामिंग क्या चीजें चल रही है वो हम पकड़ लेंगे। मतलब किसी को अगर हम बताएंगे, सामने वाला यही समझे कि हाँ इसने पढ़ा तो है, भले कितना कॉम्पिटेटिव लेवल हम पढ़ना पाए। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। अब हम पेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे देव C++ ओपन करते हैं। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। हमारे पढ़ने का जो एक जरिया है, मैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ ताकि हमें समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमें आता है, तो मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ कि आपको नहीं आता है, उसके बाद हम उसको जानेंगे और उसको जानने के क्रम में जो हमें आज पढ़ना है उसको स्टार्ट करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग है। एक मोटो ये भी था कि जो मैंने बोला था कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्लास, तो उसके पीछे एक मोटो था कि आज एक मैं ओवरव्यू दूंगा कि जो डाटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग के बाद जो निकल के आता है, जो हमें सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे कि प्लेसमेंट में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब सिर्फ आपने सी और DS जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसको सिर्फ जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही आपने पढ़ लिया, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो आप समझ लिए कि आपके अच्छे लेवल के प्लेसमेंट हो जाएंगे। एक मिनट गाइस। तो DS का एक मैं ओवरव्यू दूंगा, तो वो चीजें हमें देखनी थी, ठीक है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करने से पहले यहाँ पे जरा बताएं, जितने लोगों को सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बेसिक्स आता होगा, पहले वो लोग जरा यहाँ पे यस और नो में चैट बॉक्स में बताना। वैसे 8-10 लोग हैं जितने लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक्स आती होंगी। मतलब अगर ऐसे इफ एल्स के कंडीशंस पे अगर हमने कुछ प्रोग्राम दिए तो आ जाती हैं, ठीक है। हर्ष बस, बाकी लोगों को कुछ नहीं आती बेसिक्स। मतलब कैसे लाइक इफ एल्स का मैंने कुछ कमांड वमांड दिया, ऐसा कुछ तो आ जाती है, ठीक। जितने लोगों को आती है ना, तुम्हारे हार्ट बीट बढ़ने चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने पूछा भी आती है तो इसका मतलब जरूर कुछ रीजन होगा। बाकी लोगों को नहीं आती क्या? अब बाकी लोग यस बोलेंगे ही नहीं, चलो कोई नहीं। तो बाकी लोगों के लिए हम 4 रुपए का सवाल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने सही आंसर बताया तो 4 रुपीज जाएंगे, और नहीं तो हर्ष उधारी में आप डालते जाना। अब मैं नहीं बख्शूंगा, एकदम लिस्ट बना लेना, खाता बुक, ठीक है। अगर गलत बना तो देखना। और बाकी लोग जिनको आते हैं वो आप सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। तो हम एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं और उसमें चीजों को समझते हैं कि आज के क्लासेस को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया। पहले तो वो चीज समझ लेते हैं, नहीं तो फिर तो
सोच रहे होंगे तो इजी था। चलो हम यहाँ पे जाते हैं, और जिन्होंने डाटा टाइप पढ़ा होगा वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा आपको सिर्फ देखना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि उनको फ्रेश से ही एक ही बार में सारी चीजें अच्छे से आएंगी। नहीं तो देखो जिनको पढ़ा हुआ इनको भी तो समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा इनके पढ़े होने का। तो जिनको नहीं आता वो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट पर हो। तो हमने यहाँ पे लिखा voidman, और यहाँ पे ना सिंपली लाइक मैंने यहाँ पे लिखा int, और मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। सपोज दैट लाइक मैंने क्या लिखा कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि इंट मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट। इसीलिए मैंने बोला कि आपको आता है, क्योंकि आपको डाटा टाइप आता है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल टू, और हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू हमने लिखा 2.2, ऐसा कुछ लिख लिया एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं ना यहाँ पे कंडीशन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दिया, इफ, और इफ में क्या दिया मैंने, a इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू अगर हमारा 2.2 के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्या, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हमारा प्रिंटफ ट्रू। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, देखते हैं कौन से लोग 4 रुपए जीत के ले पाते हैं। अब खाता बुक बनाएंगे, ठीक है, जितने स्टूडेंट गलत बताएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एल्स पोर्शन में क्या, एल्स पोर्शन में हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ। और अच्छा हमने ना इफ एल्स पढ़ा नहीं, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस पे फोकस करें जो हमें पढ़ना है उस पे, तो वहां तक हम पहुंचेंगे, एक ना एक दिन तो पहुंचेंगे ही, भले ही कितना ही स्लो चले। हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स, राइट। सो इसके आंसर क्या आएंगे, ट्रू या फॉल्स, जिसको आता है वो बताएंगे मुझे। तब तक मैं इसको सेव करता हूँ, और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डाटा टाइप 1.c। क्या आंसर आएंगे जल्दी से बताएं, जिसको आंसर आता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू, गुड, सब लोगों ने बताया। बाकी लोगों से प्रोग्रामिंग नहीं आती क्या? अच्छा, जिन्होंने बताया था, किसने किसने पूछा था, हर्ष ने बोला था, मनीक, ओके, दीपक, और ओके, सब लोगों ने ट्रू बताया। याद है ना, 3 रुपए रेडी रखना, ठीक है। अब हम रन कराते हैं इसको। हमने क्या करा, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, और रन पे क्लिक करते हैं, और हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। 3 रुपए अभी दे रहे हो या फिर बाद में दे रहे हो, खाता बुक में लिखा ले क्या, कब दे रहे हो हर्ष बताओ। गलत क्या, समझ में नहीं आया कैसे हुआ? इसीलिए हमने बोला था कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ना पता है क्या होता है आजकल कि अच्छा मिल गए, अब ये बोलना मत ऐसे, मैं आ ही जाऊंगा, ठीक है, नवंबर में हम आ ही रहे हैं, तो 3 रुपए में मिलके तो लूंगा ही लूंगा। इक्वल टू एंड इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, वो वही डिफरेंस है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चेंज नहीं है। द कंसेप्ट हियर इज डाटा टाइप, यही तो हमें नहीं पता होता है, इन्हीं चीजों को तो समझना है। इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको ना सिर्फ 15 दिन ऐसा लगेगा कि मैं तो बिल्कुल बच्चा वाला चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप जब बहुत बड़े हो जाएंगे, मतलब बड़े इन सेंस की किसी कंपनी में जाएंगे, या किसी फोर्थ ईयर में किसी इंटरव्यूज में वहां पे चले गए, किसी को कुछ चीजें बताएंगे, तो वो समझ जाए कि हाँ इन्होंने ऐसे प्रोग्रामिंग पढ़ी, ऐसा नहीं कि गांजा फूक के 4 साल निकाल दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो समझना इन चीजों को। इक्वल टू एंड इक्वल टू पे बाद में, इक्वल टू और इक्वल टू में कोई डिफरेंस नहीं, वहां पे मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इधर हो रहा होगा। हियर इज द कंसेप्ट कि डाटा टाइप की नॉलेज हमें अच्छी तरीके से नहीं होती है। अभी तो मैंने बोला IEEE जो 754 और 32 बिट आर्किटेक्चर जो हम करते हैं, ये क्या होता है। तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया, सॉल्यूशन को जानने के लिए आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा और 1 घंटा तक समझना पड़ेगा, राइट। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं क्या, इस चीज को हम स्टार्ट करें उससे पहले ना, कल वाला जो हमारा कुछ पोर्शन जो थोड़ा सा रह गया था, जिसमें क्या, एक मुझे जो पोर्शन बताना था एस्केप सीक्वेंस का, कुछ ऐसे लिस्टिंग करनी थी, और दूसरा क्या, मुझे कमेंट लाइन के बारे में थोड़ा सा बताना था। तो मैं उसको खत्म कर लेता हूँ, फिर हम डाटा टाइप में आते हैं, और डाटा टाइप में एक और इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जिसमें कि हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर कहाँ से आया, कैसे आया। इसीलिए मैंने बताया था, हम भले ही लेट से पढ़े, लेकिन एक बार हमने डीएस पढ़ लिया ना, सॉरी, एक बार हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, तुम सेकेंड ईयर में जाके किसी से भी पूछना, अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से, उनको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा डीएस और एल्गो, हमें बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि हमें समझ में आ रहा होगा किधर से चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से मतलब हम ना फील ले रहे हैं, IIT वाले फिजिक्स में डेरिवेशन कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आया? तो 3 मेरे पास इतने रुपए हो गए, अपने अपने ना वो खाता बुक में डालते हैं। जब तुम सही बनाओ तो मेरे तरफ से +3 लिख देना, -3 लिख देना, और फिर एट लास्ट में जब भी मैं किसी की यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, देखेंगे किनके नेगेटिव में पहुंचे, किनके पॉजिटिव में निकले। नेगेटिव में तो मैं उनसे लूंगा, पॉजिटिव में तो मैं दूंगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आगे बढ़े? कोई डाउट यहाँ तक? डाउट है सर, अब क्या बात कर रहे हैं। तो चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा कल का जो पोर्शन रह गया था उसको, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमें स्टार्ट करना था क्या, हमें स्टेप सीक्वेंस थोड़ा सा देखना था। तो स्टेप सीक्वेंस में बता देता हूँ कल जो हमने देखा था, और एक कमेंट लाइन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जिनको नहीं आता, आप तो एकदम खुशी मनाई कि आपके 3 रुपए बच गए।
तो यहाँ पे हमने क्या करा, एस्केप सीक्वेंस, एंड हमने कल ही देख रखा था, 2 मिनट लगेगा बस इसको खत्म करने में। बस मुझे कुछ कुछ लिस्निंग करनी थी। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स लाइक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा देने की। तो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब कुछ नोट्स में होगा, लेकिन पूरी पूरी वैसे नहीं होंगी जैसे बुक में होता है। लेकिन हाँ, जो जो माइनर कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें नोट्स में लिखे मिलेंगे। मैं खुद का हैंड रिटन बना के दे रहा हूँ उसमें। तो एस्केप सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखा। एस्केप सीक्वेंस में हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी थी, आप इसको बुक से रिफर करें, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने तो 1 ही 2 बताया। तो मेरा काम ना जो चीजें ऑलरेडी समझ में आती हैं उनको बताना नहीं है, अलग से चीजों को समझाना। हालांकि उनको भी बताते हैं, बट वहां पे मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। न्यू लाइन, ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए होते हैं। स्लैश टी के लिए अगर हमने करा तो स्लैश टी फॉर हमारा हॉरिजेंटल लाइन टैब के लिए होता है हमारा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। और हमने ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर में भी कुछ चीजें नहीं पढ़ रखी हैं। और उसका भी हमने यहाँ पे, तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया ना, ये इस तरीके भी क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटेटिव में दिख जाते हैं, जो अभी हमने गलत बनाया था। सबने ट्रू बोला था बट आंसर कितना आया था, फॉल्स आया था उस तरीके से। तो रिटर्न का हमारा आर होता है, ठीक है, कैरेज रिटर्न होता है इसमें। तो आप इसको देख लेंगे सारे चीजों को यूज कर करके, और इनका ज्यादा कुछ काम वाम नहीं आता, तो मैं यहाँ पे जरा टाइम नहीं दूंगा। फिर ए का मैंने बता दिया था, अलर्ट या फिर तो ऑडिबल रिंग के लिए काम किया जाता है। और क्या, और ऑडिबल रिंग के लिए किया जाता है। और क्या, अच्छा मैंने स्लैश टी ही लिख दिया, स्लैश ए होगा यहाँ पे। इसके बाद क्या, इसके बाद डबल स्लैश यूज हम कहाँ पे करते थे, देखो डबल स्लैश का मतलब स्लैश को प्रिंट करने के लिए, स्लैश को प्रिंट करने के लिए। तो इसको चलो अलाउ कर देते हैं। सर नोट है ग्रुप में क्या नहीं नोट्स की मैं बात, हाँ उसी की मैं बात कर रहा था। नोट्स मैं पहले ना बना के तो रखा हुआ था, लेकिन वो सारे नोट्स खराब हो गए पूरे। तो अभी मुझे वापस से जो चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से दोबारा से बनाने पड़ेंगे। अब तक हमने जहां तक पढ़ा वहां तक हमने बनाया तो था, बट मुझे अपडेट करने के बाद उसको देना पड़ेगा। तो स्पेशली उतनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, उसका इफेक्टिव मैंने पहले ही बोला था। आफ्टर 6 मंथ जो है मुझे इस ग्रुप से 1-2 बच्चे तो हाईलाइटेड चाहिए, जो कि आगे अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। एक भी पहुंच गए तो हम समझ लेंगे कि हमारा काम सफल रहा। स्लैश बी का अगर हम यहाँ पे लिखे तो बैक एंड, इस तरीके से बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बैक स्पेस के लिए काम यूज होता है हमारा। स्लैश बी हमने लिखा तो वर्टिकल टैब के लिए होता है। चलो समझ में आ गया। तो इसका सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया। हमने कल ही एक इंटरेस्टिंग सा ऐसे एनिमेशन वीडियो का देख रहा, ऐसे एनिमेशन हमने उसमें डाल रखा था, जो स्लिप फंक्शन को हमने यूज किया था। तो वर्टिकल टैब, तो इसका आई होप कि आपने होमवर्क भी बनाया होगा जो हमने दिया था, और ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें कमेंट लाइन पढ़ना था और हमें होमवर्क चेक करना था जो हमने टास्क में दिए थे। तो जरा मुझे बताना कोई कि HW में क्या दिया गया था, जो हमारा वो दिया गया था ना क्वेश्चन, जिसमें कि हमने यूनिरी ऑपरेटर पे ऑपरेशन कर रखा था। तो ए बराबर हमने क्या दिया था, उसके आंसर कितने लोगों ने बनाए, एक बार जरा बताना। और मुझे ए यहाँ इज पे इक्वल कमेंट टू 9 था। ए इज इक्वल टू 9 था, और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या था, एक बार बताना जरा। प्लस वाई इज प्लस इक्वल ए टू प्लस ए, फिर माइनस 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 ए माइनस ए प्लस प्लस फिर प्लस प्लस ए प्लस ए। इसके आंसर कितने आए थे बाकी लोगों के, 10 सब लोगों ने बनाए लिए होंगे। प्लस ए, इसके बाद और भी कुछ था क्या? नहीं, हो गया बस आंसर ठीक 10 है, आया इसके था। आंसर 10 आया था। बाकी लोगों के गाइस 10, सब लोगों के 10 आए थे। चलो बना के देखें, बना के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, और ये एंट्री, अब इसको ना मैं रन करा के नहीं देखूंगा। अब हमें समझ में आ गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, रन नहीं कराएंगे इसको। तो हमने यहाँ पे गए और 9 को एंट्री कराते हैं। सबसे पहले क्या मिला, प्री इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले बढ़ाएगा। तो इसने क्या कर दिया, 9 को कर दिया इसने 10। असाइन करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये वेट करेगा, और चूंकि इसमें 3 टर्म है तो 2 टर्म तक ही वेट करेगा, ठीक है। फिर आगे इस 10 की अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे गई, और ए माइनस माइनस ये क्या करेगा, ए माइनस माइनस हमारा, अब ये भी प्री डिक्रीमेंट, तो ये पहले इसको घटाएगा। तो इसने क्या कर दिया, 9 कर दिया, और उसके बाद फिर असाइन कर देगा। ये वेट करता, लेकिन आगे हमारा जाना नहीं, क्योंकि दो टर्म के हिसाब से सोल्व करते हैं। तो इसने 9 की वैल्यू को असाइन कर दिया यहाँ पे, और लास्ट अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे भी असाइन हो गया, कितना, 9 इज दैट। उसके बाद फिर ये वैल्यू कहाँ पे गई, आगे 9 की अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे फॉरवर्ड हुई, और ए जो है हमारा अब प्री इंक्रीमेंट मिला। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, सबसे पहले वैल्यू को बढ़ाता है 10, एंड देन आंसर क्या असाइन करेगा, 10 इज द राइट आंसर। सो वेरी गुड, सीख गए, कम से कम एक कंसेप्ट तो तुमने सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था जो होमवर्क में दिए गए थे हमने, ए इज इक्वल टू 9, इसमें भी 9 था ए। आगे क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू ए माइनस माइनस
ए माइनस माइनस फिर प्लस, प्लस फिर माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए, फिर माइनस, माइनस फिर प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, फिर प्लस ए, प्लस प्लस ए और फिर प्लस। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसका आंसर कितना आया? 15। 15। बाकी लोग गाइस एक बार जरा बाकी जिन्होंने नहीं बनाए होंगे सोच के एक बार बनाना इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। फिर हम कमेंट लाइन को देखेंगे थोड़ा सा, और फिर हमें आज जो पढ़ना था डाटा टाइप। एंड ट्रस्ट में डाटा टाइप के कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन फ्यूचर तक भी जाएंगे ना, बड़ी कंफ्यूजन आते हैं उसमें, क्या चीजें चल रही, घुमा दिया जाता है उसमें, आगे चल के बहुत जगहों पे दिक्कत आएंगी। बट जो जो अभी मेरे सेशन से यहाँ पे देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएंगे वहां पे। ये मैंने सेकेंड ईयर वालों को भी पढ़ाया था तो उनको भी पता ही है किस तरीके से हम पढ़ते हैं। हालांकि सेकेंड ईयर वालों को तो एक एक सप्ताह, दो दो सप्ताह में, रात रात में हम 12 बजे से 2 बजे तक रात में जाके पढ़े थे, क्योंकि उनका कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी खत्म करना था। एक लोगों के 15 आंसर, अच्छा है, आंसर लोगों ने बता दिए 15 16। और बाकी लोग गाइस, अच्छा जो लोग पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो आप जाएं स्लिथरिन इंडिया पे और प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आए, अगर कुछ लोग न्यू कनेक्टेड हैं तो सी प्रोग्रामिंग को। सिर्फ 2 ही लोगों से क्या? बाकी लोगों से आयुषी नहीं बन रहा है आपसे? आयुष, देवांश, दिव्यांशु समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे बन रही है? आपने क्लासेस नहीं करे हैं? फिफ्टीन, चलो बना के देखते हैं इसको। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम करते हैं, बनाते हैं 9 को एंट्री कराते हैं, ठीक है? 9 को एंट्री कराएं। किसी और ने बता दिया क्या आंसर? देखते हैं चलो। बस 3 लोगों के मिले, 15 16 15। बस ऐसे मत करो यार, 3 रुपए के चक्कर में तुम लोग बना ही नहीं रहो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 9 करा, और 9 करने के बाद ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस का मतलब क्या है, हमें मिला वो पोस्ट डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले 9 को असाइन कर देगा। अच्छा 2 टर्म को पहले देखेंगे, 2 टर्म पहले देखेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 9 को असाइन कर दिया। असाइन वाले को नीचे लिख रहा हूँ और ब्लू कलर से ऊपर लिखते हैं। और इसके बाद फिर इसने इसको घटा दिया होगा, तो इसने क्या किया, इसको 8 कर दिया, 8। इसके बाद फिर ये यहाँ पे जाएगा, और ये क्या करेगा, ये हमारा प्री डिक्रीमेंट, ये पहले असाइन कर देता है। तो इसने क्या करा, इसने 8 को, अच्छा सॉरी पहले घटाता है, तो 8 को इसने क्या किया, 7 किया। 7 करने के बाद क्या असाइन करेगा, इसको रुकना था, लेकिन 2 टर्म में अगर हम बात करें, सो अच्छा 9 क्यों लिखा मैंने, सॉरी इसके पास, इसको मिटाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है सही जा रहे थे। अगर हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले असाइन कर देता है ना, असाइन कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये घटाता है। इसके बाद फिर ये पहले ही घटा दे रहा है, एंड देन फिर इसको असाइन करेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 7। अगर मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ बताना, कई बार मैं भी ना ऐसे दिमाग से उड़ जाता है इसने लंबे लंबे क्वेश्चन में। उसके बाद फिर क्या, लास्ट अपडेटेड वैल्यू ए की क्या आ रही है, 7। दिस 7 विल गो टू द नेक्स्ट। और यहाँ पे अगेन क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगेन हमें मिल रहा है प्लस प्लस ए। तो ये क्या करेगा, ये तो हमारा प्री इंक्रीमेंट है, और प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले वैल्यू को बढ़ा देगा, और ये वेट करेगा आगे कुछ मिल रहा है या नहीं, ए की वैल्यू, ठीक है। आगे ए की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, 8 चला जाएगा यहाँ पे, राइट। और लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो 8 की आएंगी उसी को ये यहाँ पे 8 में असाइन भी करेगा। इस तरीके से क्या आंसर आ रहा है। तो अगर हमने करा 9 प्लस 7, ये तो मुझे लग रहा है प्रिंट करा के देखना पड़ेगा, माइनस और फिर यहाँ पे कितना प्लस, तो माइनस प्लस गया, आंसर इज 9 + 1 16। इसने 16 बताया था, 16 इज द राइट आंसर। तो ओके, तो वेरी गुड, 16 इज द, हर समझ में नहीं आया कैसे बना? सर आ गया, लेकिन वो मैंने इस दोनों को पहले कर दिया, फिर उस दोनों में भी ब्रैकेट लगा के करके फिर दोनों को बाद में किया, इस वजह से दिक्कत हो गया। ए को मैंने प्लस प्लस ए को यहाँ पे 9 ले लिया था, जहाँ पे 8 असाइन हुआ है ना, ये वो मैंने 9 ले लिया था यहाँ पे, नहीं यहाँ प्लस प्लस ए वाले में, यहाँ पे पहले, हाँ यहाँ पे इस प्लस प्लस, हाँ यहाँ पे वो मैंने 9 लास्ट अपडेटेड वैल्यू जाती है ना, 7 जाएगा यहाँ पे, तो 7 फिर बढ़ जाएगा ब्रैकेट में कर दिया था, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया था, वहीं पे गलत हो गया था मेरा। हाँ अच्छा सर ये जो आपने पहले में करा है ए माइनस माइनस में, तो वो 9 माइनस ए हुआ ना, तो 8 असाइन होगा ना वहाँ तो। किसमें, एक मिनट, टर्म बताओ, टर्म इसमें मतलब फर्स्ट टर्म ये वाले में, ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट ही, यस सर ये वाली। इस वाले में सबसे पहले 9 मिला हमें, ठीक, और 9 मिलने के बाद 8 असाइन होगा ना वहाँ। यहाँ पे नीचे में 9 की जगह में यहाँ पे
यस सर, यस सर। नहीं, हमने हमने पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में पढ़ा था। इस वाले में ये डिक्रीज तो करेगा, लेकिन ये पहले असाइन कर देता है वैल्यू को। आप एक दो लेक्चर पहले हमने पढ़ाया था इसमें। ये अगर इंक्रीमेंट की बात करते हैं, ये पहले असाइन करता है फिर डिक्रीज करता है, या पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। तो इसने जो वैल्यू मिला उसको ये असाइन कर देगा, उसके बाद ऊपर में लास्ट वैल्यू घटाता है। यहीं पे हमारा क्या मिलता, यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट रहता, माइनस माइनस ए रहता, तो ये क्या करता, पहले घटा देता वैल्यू को, फिर 8 असाइन करता। वो इस तरीके से काम होता है, लेकिन वो तब जब एक ही टर्म मिले। अगर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट केस है, आगे अब कोई और वैल्यू मिल रही है तो वैसा कुछ होगा। यहाँ पे 9 मिला, एंड देन ये 8 यहाँ पे आगे जाएंगी। 8 जाने के बाद यहाँ पे गया, अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट मिला। अब ये देखो क्या कर रहा है, ये पहले असाइन नहीं करेगा, पहले घटा ले रहा है वैल्यू को, 7 कर ले रहा है। इसके बाद फिर वैल्यू को इसने असाइन कर दिया 7 को। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 2 ही टर्म में देख रहे हैं इसीलिए, नहीं तो प्री इंक्रीमेंट के हिसाब से इसको रुकना चाहिए था, आगे वो देखता आगे। तो हमारा 2 टर्म का काम तो खत्म हो गया इस तरीके से, ब्रैकेट, राइट। इसके बाद फिर इसके जो अपडेटेड वैल्यूज है वो गो टू द नेक्स्ट में गई होंगी, और नेक्स्ट में हमारा ये टर्म मिला, तो इस टर्म में इसने वैल्यू को अप कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट में देखो इसने 8 को असाइन, पहले तो 8 को 7 से बढ़ाया ये, और सपोज दैट क्या कि यहाँ पे ना फिर से ए प्लस में मिलता, यहाँ पे मैंने ए लिखा है ना, ए में यहाँ पे फिर से ए प्लस प्लस लिखता, तो ये यहाँ पे 8 को असाइन नहीं करता, ये वेट करता, 9 जाता यहाँ पे, लेकिन वहां पे ए ही था, तो ए ने कुछ भी नहीं किया, ए में सिर्फ अपडेट वैल्यू 8 चली गई, तो यहाँ पे वैल्यू 8 आया, एंड लास्ट अपडेटेड वैल्यू 8 यहाँ पे चली गई। इसको रन करा के एक बार देख भी लेते हैं, क्या पता कुछ एरर आए, या इसको आप रन करा के देख लेना, ठीक है। मैं अभी रन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें कुछ ग्लिचिंग आई, क्योंकि 4 टर्म हमने बढ़ा दिया, तो 4 टर्म में क्या पता कुछ चीजें हो रही हो। हालांकि कंसेप्ट तो यही बोल रहा है जिस तरीके से हमने बनाया होगा, 2 टर्म हम इस तरीके से देखने थे, और आगे का हमें इस तरीके से देखना था। इसको मिटाते हैं। तो आई होप कि कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये यहाँ तक कोई क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? तो फिर से देखेंगे, नहीं तो उसको। नो सर। चलो, तो अब हम देखते हैं जो हमें पढ़ना था ना। होमवर्क तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए होंगे। हमें देखना था कमेंट लाइन, उसको 5 मिनट में देख लेते हैं, फिर डाटा टाइप को सिर्फ आधा घंटा तक अगले वही देखते रहेंगे जो हमने आज स्टार्ट किया था। कमेंट लाइन, तो कमेंट लाइन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कमेंट लाइन मतलब कि ह्यूमन के रीड करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन डाले गए होते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम में मैं ऐसा कुछ डालना चाहूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ क्या, दिस प्रोग्राम इज फॉर, दिस प्रोग्राम इज फॉर नॉलेज पर्पस, या कुछ भी समथिंग लाइक स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने, स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा कुछ डाल दिया हमने। तो ये जो मैंने लाइन लिखा, इस लाइन को क्या प्रोग्रामिंग होने के टाइम पे एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है। जब ये हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये इसको जो है एज एन इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू के पास में हमारा कंपाइलर नहीं पहुंचाएगा, लोडर नहीं पहुंचाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये कैसा समझ में आया? तो अगर हमें ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन बीच बीच में ना, जब बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के बीच में हमें समझना होता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि फ्लोटिंग टेस्टिंग, ऐसा कुछ कुछ हम अपने पढ़ने के लिए लिख देते हैं ऐसा कुछ। तो ये जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं कमेंटिंग करना, क्योंकि ताकि उसके इंस्ट्रक्शंस को हम, जैसे मान लो क्या मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये इल्स वाला पोर्शन ना काम करे, तो मैं इसके आगे ना हैज स्लैश स्लैश लगा दूंगा, 2 स्लैश इस तरीके से फॉरवर्ड से। देखो ये कमेंट हो गया। अब ये लाइन रीड नहीं करेगा, इसके आगे भी ऐसे कर दिया है। तो ये मैं हर लाइन के आगे में लगा रहा हूँ, इसलिए हम बोलते हैं क्या, ये जो डबल स्लैश है इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट करने का जो है 2 तरीके से ऑप्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में। एक को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक को हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। पहला को हमने बोला क्या, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा को हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। हमने यहाँ पे बोला क्या, सिंगल लाइन कमेंट, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट। मतलब एक एक करके लाइन को अगर हमें कमेंट करना हो तो हम वैसे लगाएंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल स्लैश इस तरीके से दिखाते हैं, और इसको यहाँ पे हम लगाते हैं एक स्लैश और एक स्टार, और फिर यहाँ पे ना कितना भी ऐसा लाइन लिख दो, ऐसे ऐसे करके सबको कमेंटेड कर देगा, ऐसे कमेंटेड कर देगा, और लास्ट में हमें क्या, ऐसे एक स्टार और इस तरीके से लगानी है। ये सी प्रोग्रामिंग की बात करें, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होते हैं, समझ में आए? प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे गए, देखो एक एक करके हम कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लाइन को ना ये रीड ही ना कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे और एक स्टार, और उसके बाद फिर यहाँ तक जाके एक स्टार, और फिर ऐसे करके। तो इसने क्या किया, बाकी वहां तक के लाइन को कमेंट कर दिया है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन का कंसेप्ट किसको नहीं समझ में आया एक बार जरा बताना, नहीं तो फिर हम अब आगे अपने आते हैं उसी मुद्दे पे जिसके लिए हम पूरे कहानी को स्टार्ट करा था हमने। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूँ क्या, यहाँ पे देखो कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ मैं, दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। हालांकि खुद के भी नोट्स बनाते चलना, ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स के भरोसे रहना, ठीक है। खुद के नोट्स ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। और ये जो मैंने डबल स्लैश दे के रखा है, ये हमारा किस चीज के लिए? ये हमारा
सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कहीं पे, ये मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाके, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना, यहाँ तक मुझे बताना नहीं था, इसका आगे हमें पढ़ना था आज। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर सबको? दीपक, दीपक को तो समझ में आ गया होगा। दिव्यांशु, देवांश, जिनको थोड़ी कम समझ में आ रही है। मनिक, आपको समझ में आया? चलो, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने इसको ओपन करा, और ओपन करने के बाद आज का टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना था, डाटा टाइप्स। एंड डाटा टाइप इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें कवर अप करने हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वो भी बिल्कुल है ना एकदम घुमा हुआ चीजें हैं पूरा। मतलब हम एक्चुअल प्रोग्राम में जब हम कूद पड़े, उससे पहले हमें काफी सारे कंसेप्चुअल चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब 10 क्लासेस 12 क्लास तो हमें कंसेप्ट सीखने में ही लगेंगे, लेकिन एक बार हमने पढ़ लिया फिर जिंदगी में तो हमें सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने पड़ेंगे। फिर बेसिक हम दोबारा थोड़ी पढ़ते रहेंगे, सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे हैकर रैंक पे या कहीं और जगहों पे। तो हमने यहाँ पे लिखा डाटा टाइप, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर जिन्होंने मेरा ये लेक्चर मिस करा उनको फिर आगे के कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट मिस आउट हो जाएंगे। डाटा टाइप में हमें पढ़ने अब क्या होते हैं ये डाटा टाइप। तो डाटा टाइप ना दो तरीके के हम जनरली कैटेगराइज करते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, और दूसरा को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, राइट। और इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको आइडिया मिलेगा कि हम डाटा स्ट्रक्चर में जो आगे पढ़ते हैं ना, वो देखो नाम देख रहे हो, डाटा का स्ट्रक्चर करना, यहीं से कंसेप्ट आया। तो सोचो जिन्होंने जो है सी प्रोग्रामिंग के दौरान इस ओवरव्यू को उस तरीके से नहीं समझा होगा। जैसे कि अगर मैं कहीं पे आपको पॉइंटर पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा सा हैकिंग रिलेट कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे बाद में हैकिंग पढ़ेंगे उनको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ज्यादा पूरा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो टाइप कैटेगराइज करी। यहाँ पे हमने लिखा प्रिमिटिव डाटा टाइप। आप अपने दोस्तों को पूछ के देख सकते हैं, जो लोग ऐसे नॉर्मली कुछ जगहों से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपको वो फील या फिर वो चीजें नॉलेज में आपको एक्सपीरियंस फील होगा वहां पे, कि वहां पे चीजों को क्या समझ में आ रही है बाकी लोगों को। डाटा प्रिमिटिव डाटा टाइप और फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट टीचर्स के पास में तो कई बार टाइम भी नहीं होता। सोचो हमें देख रहे हो डाटा टाइप को पढ़ने के लिए मैं 1 घंटा तक पढ़ा रहा हूँ, वहां पे 1 घंटा में तो पूरा का पूरा इफिल्स निपटा देंगे, तो उतना कम टाइम होता है। तो हमने यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप लिखा। अब दोनों डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो इसको ना कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप में, या हम इसको इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप जो पहले से बनाए गए हैं। और दूसरा क्या, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये थोड़ा सा आपको पहली बार आज जानकारी में लगेगा कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है। सर हमें तो आइडिया नहीं है उसका, इसका मैं एक ओवरव्यू देता हूं, ताकि जब हम डीएस जिनको मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे ना मतलब एकदम इजीली आप पकड़ पाएंगे पूरा। अच्छा सर ये तो हमने सी प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ रखा था, मतलब उसका बड़ा भाई यहाँ पे, उसी को सिर्फ हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम में हम रन कराएंगे, जैसे हम लाइक इंटीजर नंबर पे काम कर रहे हैं 1.25, हम पॉइंटिंग वाले नंबर पे काम कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा, आज के अभी सेशन आएंगे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना समझ में आएंगे। अभी सिर्फ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड प्री डिफाइंड डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की अगर हम बात करें। सो प्री डिफाइंड में जैसे हमने बोल देखा कि हम बहुत सारे नंबर्स पे काम करते हैं, लाइक 1 2 3 लिख लिया, फिर क्या कैरेक्टर में ABCD लिख लिया, ऐसा सिंगल कोट्स के अंदर में A लिख लिया, इस तरीके से काम करते हैं। या फिर हमने 1.25 लिख दिया, राइट, इस तरीके से। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी सबसे लिंक्ड होगा। IEEE 754, फिर हमारा क्या क्या नंबर सिस्टम, कन्वर्जेंस, और जो सबसे स्टार्टिंग मैंने जो एग्जांपल लिया था जो आपने गलत बताया, उन सब के पीछे हमारा यही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट लिंक्ड अप होगा। मतलब आज हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट भी नहीं होने वाला है, पूरी कंप्लीटिंग सिनेरियो हमारा कल को होगा। और कल हमारे जो है एक ही बार आपको अंदाजा लगेगा कि हमारा वीक फर का स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सारा सिलेबस एक साथ हमारा कंप्लीट हो। कहाँ से कहाँ तक, डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, 1S 2S, IEEE फर्स्ट, हमारे जो 6 नंबर तक का जो प्रोसेस है ना, इवन 7 नंबर तक का प्रोसेस है, 7 नंबर तक के प्रोसेस एक साथ में खत्म हो जाएंगे कल के बाद में। तो ये फायदा होता है कि मैं बाद में उसको लिंक कर देता हूँ। तो इसके बाद फिर हमारा सिर्फ कुछ ही क्लासेस बचेंगे, उसको भी हम शायद अगर 1-2 दिनों में कंप्लीट कर पाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिखा कुछ चीजें। तो ये सारे हमारे प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। अब उसको भी बाद में हम पढ़ेंगे, इंट फ्लोट ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। तो फिर एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो इंट फ्लोट मैंने कैर लिखा, और भी होता है लेकिन सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा ये। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है, अब जरा बताना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं क्या कि इंटीजर टाइप के डाटा टाइप में हम कौन से तरीके के नंबर को रख सकते हैं, सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं, मतलब कि नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, या -1 2 3 4 5, समझ में आ गया सर।
फ्लोट वाले में ना जैसे हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल हमने बनाया, बाद में हमें यूज करना पड़ेगा उसमें कि एक a नाम का बॉक्स बन जाए, इसको और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें 5.6 वैल्यू चली जाए, तो ये तो फ्लोटिंग वैल्यू चली गई, डेसिमल वैल्यू चला गया, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये a कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का, ये हमें समझ में आता था, आगे बताएंगे आप। तो आगे मैं बताता हूँ यहाँ इसमें। अब कैरेक्टर की बात करें, अब मुझे ना किसी के नेम को रखना है उसमें, तो यहाँ पे मैंने केयर रख दिया, या कोई कैरेक्टर रखना है हमें, कैरेक्टर यहाँ पे रख दिया हमने, क्या ए नाम के जगह में हमने इसके अंदर में मैंने एल रख दिया, ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया इस तरीके से। तो ये हमें समझ में आता था, लेकिन हमें क्या समझ में आता था, हमें ये समझ में आता था कि हमने जो है लाइक मान लो मुझे इंटीजर नंबर की जरूरत पड़ा, तो मैंने लाइक अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमने इंट नाम का एक घर बनाया, तो इस ए नाम के बॉक्स में मैं क्या डाल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल सकता हूँ। मैंने फ्लोट नाम का ए को बनाया, तो मैं इसमें 1.25 ऐसे कुछ डाल सकता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं क्या कि अगर मैंने एक ऐसा बॉक्स बनाया, या फिर मुझे ना बाद में ऐसी चीजें जरूरत पड़ेंगी जिसमें क्या एक ही बॉक्स में ऐसा बनाऊं जिसमें कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी डालूं, अगर मेरी मर्जी चली तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, ए डाल दिया, हमारी मर्जी चली तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, 1.25 डाल दिया, ठीक है, मतलब कि कोई भी चीजें हम डालें ये गड़बड़ नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या डाला, 3 डाला, तो अब इसको मैं क्या बताऊंगा, इस बॉक्स का वेरिएबल का नाम हमने क्या बता दिया, इस वेरिएबल का नाम हमने बना दिया लाइक मान लो m बना दिया, ठीक है, m इज इक्वल टू इस बॉक्स में जाएगा, लेकिन इस m के डाटा टाइप में हम क्या लिखें, इंट अगर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ हमारा 3 जा सकता है उसमें, अगर मैंने फ्लोट लिखा तो 1.2 जा सकता है, लेकिन अगर मैंने कैर लिखा तो वहां पर सिर्फ a जा सकता है, तो मैं क्या करूं, फंस गया यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसी चीज का जो कंसेप्ट आता है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और अलग अलग तरीके के यूजर डिफाइन हम डाटा टाइप कैसे बना सकते हैं वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ता है। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया, उसके और कुछ कंसेप्ट को मैं पॉइंटर में पढ़ाऊंगा, और वहां से हमारी डीएस की भी कहानी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एक तरीके से हमारे जो सी प्रोग्रामिंग ना चल के हम सी और डीएस साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आपके जो बेसिक्स प्लेसमेंट के वो चीजें होती हैं, आप इंटरव्यूज अगर हम कहीं पे भी कुछ भी जगह पर नहीं फंसेंगे, इवन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, गेट तो है ही, गेट के लिए आपका 12-15 मार्क्स का दोनों मिला के आ जाता है वहां पे, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में मैं किस डाटा टाइप की बात कर रहा हूँ, नहीं आया क्या कुछ भी समझ में? हमने बोला क्या कि यहाँ पे अब मान लो कि मुझे नेम डालना है, मुझे नंबर डालना है, तो अगर हम यहाँ पे ए अगर मैंने सपोज दैट कि एम को मैंने बनाया इंटीजर बना दिया, इंट एम लिख दिया, तो इस एम में मैं क्या डाल सकता हूँ, सिर्फ 3 डाल सकते हैं। इस एम को मैंने फ्लोट बताया तो सिर्फ हम 1.2 डाल सकते हैं। इस एम को मैंने कैर बताया तो सिर्फ हम ए डाल सकते हैं। अब मुझे ना बन जाए, हमें नहीं पता, अब हम वहां पे सपोज करो क्या, मैंने एक डाटा टाइप बनाया और मैंने उसका नाम लिख दिया लक्ष्य, और लक्ष्य ये क्या है, डाटा टाइप है, वेरिएबल नहीं है, और मैंने लिखा m इज इक्वल टू, ठीक है, अब m नाम कैसे वेरिएबल बनाए, और बाद में ना यूजर से हम पूछ लेते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ m, राइट, और यूजर ने क्या किया, m के जगह में 2 पुट कर दिया, कभी 1.2 पुट कर दिया, कभी कैर पुट कर दिया, सारा वैल्यू को m स्टोर कर लेगा, एरर आएंगे ही नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके के डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कैसे हम बनाते हैं, कैसे हैंडलिंग होती है, उस पे अलग अलग ऐसे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीजों का यही पूरा गेम हमारा डीएस का चलता है। अभी तो सिर्फ एक आइडिया लगाओगे, हम और थोड़ा पढ़ ले फिर डीएस आपको अभी से समझ में आने लग जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें करती हैं, स्टैक एंड क्वे का जो कंसेप्ट होता है कैसे काम करता है, मतलब मैं अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने को सिर्फ 15 दिन पढ़ाऊं तो खत्म हो जाएंगे वो आराम से बेसिक्स, एकेडमिक्स आपके सेकेंड ईयर में या जब भी आपके पढ़ाए जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े तो अब हम इंट, फ्लोट और कैर को पढ़ते हैं, और इंट फ्लोट नहीं मतलब कि प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम स्टडी करते हैं, या यूजर सॉरी प्री डिफाइंड डाटा टाइप को पढ़ते हैं, जो पहले से बनाए गए हैं, इनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि इसका मतलब ऐसे ऐसा ही होगा। जो नहीं बनाए गए जिनको हम खुद से बनाएंगे, तभी मैंने बोला था ना कि आगे चल के सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजों को हम चेंजिंग करेंगे, प्रिंटफ को भी क्या पता हम चेंज कर दे, फंक्शन में हम खुद से बना लेंगे, आगे वो आएगा कुछ कुछ चीजें, तो वो चीजें हम बाद में इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े, अदरवाइज इसमें कोई डाउट है तो हम अभी डाटा टाइप को स्टार्ट करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमें डाउट्स आए थे, तो वो डाउट्स को हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि मैं इसको मिटाता हूँ, अब हमने ये प्रोग्राम ऐसे लिखे थे हमने यहाँ पे, राइट, इसको भी मिटाया, और दिस इज अ प्रोग्राम फॉर डाटा टाइप। तो ये हमने जो कंसेप्ट देखा था, इस कंसेप्ट में हमारा क्यों गलत आया था, ये हमें आज के क्लासेस में समझ में आएंगे। और इसी के साथ हमें ये भी समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है IEEE 754, हालांकि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं अगले टर्म पे जब पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि उसमें हम क्या निकालते हैं उसमें, या फिर हम जो बोलते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर या 64 बिट आर्किटेक्चर वो क्या है। ठीक है, हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसको मिटा देते हैं भाई, हमने इसको मिटाया और एग्जीक्यूट, कंपाइल, और फिर हम इसको रन करते हैं, राइट। तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। इज इट क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखे रहे ताकि हम आगे कहीं पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब कुछ चीजों को।
ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, पूछ लेता हूँ पहले, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहे हैं, बाकी लोगों का कंसेप्ट नहीं आया समझ में? किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक? जो हमने बोला कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में हम क्या बातचीत करते हैं। आ गया बाकी लोगों को? मनिक, निर्मल जो बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, सेशंस को आप ना, हाँ, पेशेंस रख के इसको आप देखते चले। शुरू में आपको लगेगा कि ये तो हमें आता है, या तो ये तो बोरिंग सेशन चल रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। मैं बार बार मुझे ना बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ सारे बच्चे ना आजकल थोड़े इम्पेशेंस होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम बर्बाद नहीं होता। जब जितने भी स्टूडेंट्स में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे, तो अदरवाइज अगर नॉर्मल ही बताने होते तो हम यूट्यूब ही डायरेक्ट करते, मैं कर भी देता हूँ वो भी, अगर किसी जेन्युइन कंटेंट में या किसी चैनल में पर्टिकुलरली में, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे एक्सप्लेनेशन वाकई में कमी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाई लेवल के क्वेश्चंस वगैरह की कमी नहीं है, तो कुछ जगहों पे ऐसे कमी हो जाते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे डाटा रिकवरी वगैरह, वो तो यूट्यूब में अवेलेबल ही नहीं है। नेटवर्किंग में कुछ थ्योरीज वगैरह मैं बताता हूँ, वो हमने कितने सारे फॉरेन राइटर के कई सारे बुक्स मैंने पढ़ रखे हैं, उसके बाद हमने अपना एक अलग कंसेप्ट बना रखा है, तो वो अवेलेबल्स नहीं होते हैं कुछ जगहों पे। इसको करते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट ऐसे ओवरऑल रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप को, और आगे के जो 20 मिनट है आपको दिल थाम के सुनना है। और उसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा नंबर कन्वर्जन का मैं डेमो उठाता हूँ। अब मैं ना तोड़ तोड़ के इधर उधर करके मैं बहुत सारी चीजों को पढ़ाता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हम कनेक्ट भी कर देते हैं। तो अभी जो ये जो क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन पे गौर करें। यहाँ पे जो गलत आया ना, इस गलती को हम सबसे पहले समझते हैं, और इस चीज को समझने के पहले मुझे एक और चीज जानना पड़ेगा, तो हमें ये समझ में आएंगे। समझ में आया? दिख रहा है? ये हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से अलग क्वेश्चन आया था, जिसमें डबल दिया गया था, फ्लोट नहीं दिया गया था। तो आपको यही नहीं पता होगा फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, और या तो पता भी होगा तो उस तरीके से नहीं पता होगा कि हम कंसेप्चुअली हमें नहीं पता सर, तो वहां पे भी आप गलत कर जाएंगे। इसीलिए हमें थोड़े डिटेल में पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को, एक ही बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर ना जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं भी उतना टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ बेसिक सभी कंसेप्ट मिले, क्योंकि हम पहली पहली बार किसी टर्म को जान रहे हैं, इसीलिए हम इतना टाइम दे रहे हैं। एक बार हम इफ एल्स कंडीशन में लूप तक पहुंच गए, फिर वहां पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। अब फिर से फंक्शन आ जाएगा, तो फंक्शन पे मुझे थ्योरी समझाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमें खुद का बनाना नहीं आता, या किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेटली। तो ये समझ में आ गया। इस कंसेप्ट को चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं। तो डाटा टाइप हम कितने तरीके के यहाँ पे होते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा? डाटा टाइप। हमने यहाँ पे क्या लिखा? डाटा टाइप। ठीक है। अच्छा एक बार बताना, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिखा डाटा टाइप को, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखते हैं हम? लिखते हैं 25। ठीक है, और यहाँ पे भी 25। अभी बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? पक्का? अच्छा तुक्का नहीं मारना, ठीक है। मैंने इसको सेव करा, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और कंपाइल करता हूँ। तुक्का मार रहे बच्चे, किसी ने फॉल्स बताया तो किसी ने ट्रू। देखो ये ट्रू आएगा, लेकिन लोग ना जादू समझ रहे हो, जादू देख रहे हो, मैजिक देख रहे हो, मैजिक। तो हर्ष बाबू 2-3 रुपये और चढ़ा लेना हर्ष, ठीक है, ऐसे चढ़ाते जाना। जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तुम्हें किडनी विडनी तो बेचने पड़ ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू, यहाँ पे ले आया ट्रू। कैसे चल रहा है भाई, समझ भी नहीं आ रहा है हमें। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं तो 1.1, ठीक है, कैसे आ रहा है? कुछ कुछ बच्चे पकड़ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, 1.1, और यहाँ पे हमने लिखा 1.1। अभी बताना जरा क्या आएगा? 1.1 क्या आएंगे? ट्रू की फॉल्स? आप जितना इजी सोच रहे हैं ना उतना इजी आएगा। तो कुछ बच्चे रन करा के बता रहे होंगे, ऐसा भी नहीं करना है, कंसेप्ट पे जाना है। फॉल्स, तुक्का मार रहे सारे। चलो कोई नहीं, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पे गए और एग्जीक्यूट पे, कंपाइल, एंड देन हम करते हैं रन। दिस इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन जानते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसके पीछे के राज जानते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं 2 एंड देन यहाँ पे 2.25 करते हैं, इसको ये लिखते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 एंड देन यहाँ पे 25। इसके पीछे की कहानी है, पहली बार आज हमें रियलाइजेशन होगा कि मशीन हमारा सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। अभी तक ना हम हल्के में लेते थे मशीन को। अभी तक हम जानते थे कि हमारा जो है सिस्टम सिर्फ 1010 की भाषा को समझता है। इसका क्या मतलब है सर? हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कि प्रोग्रामिंग में ना, मैंने बताया था जब भी मैंने हेडर फाइल वगैरह, अब देखो मैंने बहुत इतना एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि सबको समझ में आ रही होंगी। हेडर फाइल से जब ना हमारा वो कन्वर्ट हो रहा होता है, ऐसा करके बड़ा सा एक फाइल खुल रहा होता है, तो कन्वर्ट करते 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 करते, अच्छा कंपाइलेशन प्रोसेस मैंने नहीं बता रखा ना, कल परसों उसको ही बता दूंगा। तो करते करते हमारा यहाँ पे बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है वो, और बाइनरी कोड आगे जाता है। इसका मतलब अगर हम कहीं पे भी ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या उसमें 5 रहता है, या फिर ऐसा लाइक मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, या मैंने लाइक मान लो चलो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया,
तो 3 लिख दिया। तो क्या ए नाम के बॉक्स जो बनता होगा रन होने के टाइम पे उसमें क्या 3 अवेलेबल रहता है? ना भाई ना, इसके अंदर में क्या रहता है 1 1 शिफ्ट रहता है, बाइनरी में वो शिफ्ट रहता है इसमें। यही तो समझना है हमें। इसका उससे क्या लिंक है सर, यही तो मैं लिंक करूंगा। अभी आपको आकाश पाताल धरती सब याद आने लग जाएगा कि ये छोटी सी कंसेप्ट में ना हम कहाँ ही पूरा धरती आकाश सब पूरा कहानी घूम के आ जाएंगे पूरा। लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, जानना पड़ेगा। बाद में क्या पता आप इसको इतना डिटेल में आप ना रिवाइज करें, लेकिन वैल्यू स्टोर कर वही, एक मिनट मुझे समझ में नहीं आया क्या, किसने क्या बोला आपने, कौन से वैल्यू स्टोर करेंगे? देवान समझ में नहीं आई, वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, समझ में नहीं आया। ये की सर एफ लगा के ना एंड क्या लगा के सेम और डिफरेंस। अच्छा ये इज इक्वल टू नहीं, ये जो है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम इसकी बात करें ऑपरेटर की, तो वहां पे अगर हम ए की बात करें यहाँ पे, तो ये कंपेयर करने का काम करता है। ए इज इक्वल टू 3 लिखा, मतलब ये ए के अंदर में 3 को असाइन कर रहा है, और ए इज इक्वल टू तो ये कंडीशनल बेस्ड हो जाता है। इसके बाद हम इफ एल्स कंडीशन दे सकते थे कि ये कंपेयर कर रहा है ये हमारे 3 के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम अभी डिफरेंस समझ रहे थे अलग चीजों के, इसको हम देखेंगे, अभी ऑपरेटर पे आएंगे हम। सो हमने यहाँ पे 1 1 स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 1 स्टोर होगा। अच्छा आप जो अच्छा आप डिफरेंस लेके आप बोल रहे थे ना कि हम अगर यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएं, और इफ कंडीशन लगाने के बाद में 3 इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 1 1 को ले रहा होगा, और हमने यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये उसके अंदर के वैल्यूज को ही कंपेयर करता है कि 3 और इज इक्वल टू, अगर ए हमने लिखा तो ए 1 1 का मतलब वो 3, उतना अंडरस्टैंडिंग है उसके पास में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टोर किस में रहता है वो मैं बता रहा हूँ। स्टोर हमारा बाइनरी में होता है और उस तरीके से एजुकेशन होती है। कंपेरिजन करने के टाइम पे उसके पास में उतना दिमाग है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा होता है। वैसे केस में तो हमारा अभी तक तो सारा ही गलत बन रहा होता है। अभी तक तो हम सिर्फ जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर लिखते हैं, तो बाइनरी नंबर के साथ में इंटीजर का कंपेयर वो नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे स्टोरिंग की, इसीलिए हम जो पढ़ते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा कि डाटा की स्टोरिंग वाले कैपेसिटी अलग आते हैं फ्लोट और डबल में। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा घुमाते नहीं है इसको, नहीं तो और दिमाग घूम जाएगा हमारा। तो डाटा टाइप में हमने ये चीजें तो देख ली, क्या देखा हमने, किस तरीके से स्टोर्ड रहता है बाइनरी और इसमें। तो पहले डाटा टाइप का हम कैटेगरी बनाते हैं, और उसके बाद फिर जहां पे वो डिफरेंस आएगा वहां पे हम पढ़ेंगे। तो डाटा टाइप अभी जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो इतने तरीके के हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमें जो पहला पढ़ना है इंट, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ फॉर इंटीजर नंबर, चलो स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इंटीजर नंबर। दूसरा क्या, दूसरा हमें पढ़ना होता है यहाँ पे कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर, तो फॉर कैरेक्टर ऐसा लिखते हैं क्या, चलो देख लेना। तो कैरेक्टर के लिए, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, इसका हमारा फ्लोट होता है। फ्लोट क्या, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, या फिर एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं तो चलो एग्जाम्पल क्या हम बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल। तो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है हमारा, मतलब डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। इसके बाद फिर हमारा क्या, डबल होता है हमारा। हमने यहाँ पे लिखा डबल क्या होता है हमारा, डबल यहाँ पे अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो सिंगल फ्लोटिंग या सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट होता है यहाँ पे। एक मिनट, प्रिसिजन फॉर्मेट, फ्लोटिंग सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू, एंड यहाँ पे सेम चीज है डबल प्रिसिजन। समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने बताया था कि फ्लोट और डबल में हमें डिफरेंस समझना है, उसके बाद फिर आगे इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, मुझे बड़ी डाउट आता है। फ्लोटिंग वैल्यू, अब थोड़ा थोड़ा लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने IEEE 75 ऐसे कुछ तो था उसमें, 32 बिट आर्किटेक्चर में सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू निकालना है हमें, वो निकालना है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि सारे कंसेप्ट एक साथ कंबाइन हो जाएंगे इसमें, तो सिंगल डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। और अगर थोड़े सा और हम चीजों की बात करें तो अच्छा, इसके डिफरेंस की तो बाद में पढ़ेंगे, पहले टाइप लिख लेते हैं, ठीक है, वॉइड। तो ये कुछ 4 से 5 हमें पढ़ने हैं जो प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड डाटा टाइप हमें पढ़ने हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है एक एक करके देखते हैं। इसके अंदर में ना ऐसे सारे नंबर्स फॉर एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर मुझे 1 2 3 डालना हो, -35 डालना हो, ठीक है, फिर या फिर तो 67 डालना हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। दूसरा क्या, कैरेक्टर की बात करें तो हम इसमें कैरेक्टर्स में स्मॉल वाला वैल्यू डाल देते हैं, या फिर तो हम यहाँ पे इसको कोमा दिया हमने, फिर इसके अंदर में हम कैरेक्टर ए डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से भी। ये ऐसे हमने डाल दिया, ओके। फिर फ्लोटिंग, इसका अगर हमने बात करा तो फ्लोटिंग में देखो ध्यान से देखना,
इसके अंदर में क्या हुआ, a इज इक्वल टू हम कुछ इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं 3 4 ये दिस, या फिर हम पॉइंट वाले वैल्यू डाल सकते हैं क्या, 2.1 सॉरी हमने लिखा b इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे 32.7, ऐसे कुछ पॉइंट वाले वैल्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 32 बिट पे स्टोर होते हैं। 32 बिट का मतलब क्या है, इसमें जितने भी डाटा होते हैं, डाटा मतलब कि क्या, मतलब कि जो हमारा बीट होगा, बीट मतलब कि क्या, देखो मैं थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर मैं बोलूँ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा सर, एक ही मैं बोलूँ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी अल्टीमेटली अब कैसे होता है बाद में आगे देखेंगे कुछ कुछ जगहों पे। इसकी अगर हम बात करें, अभी मेजरली मुझे जो बताना था वो इस जगह पे बताना था, यहाँ पे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। कई बार तो आप बोल के निकल जाते हैं कि ये साइज अलग होता है, इसका 4 बाइट, इसका 8 बाइट, या अगर हम थोड़ा बहुत और बता देते हैं तो बस बच जाते हैं, क्योंकि आगे वाले सामने वाले इंटरव्यूअर को भी उतना ही आता है। लेकिन हम थोड़े उसके और आगे जानते हैं, क्योंकि सब मिसलेनियस क्वेश्चन जो गेट में या थोड़े कॉम्पिटेटिव लेवल्स में घुमा दिया गया ऑब्जेक्टिव में, तो हम फंस जाएंगे। जो एक क्वेश्चन हमने देखा जहां पे कि हम फंस गए थे, तो ये क्या करता है, अगर ये बाइनरी में सेव्ड हो रही होंगी, तो मैंने बोला फ्लोट वाला जो वैल्यू है ना वो 32 बिट पे सेव्ड होता है। इसका मतलब क्या, ऐसे करके एक आराम से हमारा बॉक्स बनता है, मतलब बॉक्स छोटा होगा, मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ बताने के लिए, और ध्यान से देखना समझ में नहीं आएगा फिर कंसेप्ट। इसीलिए हमने बोला था कि मेरे बेसिक्स कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो बच्चे छोड़ रहे हैं भले ही वो प्रोग्राम बना ले, लेकिन वो आपसे बेहतर चीजों को समझ तो नहीं पाएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर वो दूसरे जगह से इतना टाइम देके ना पढ़े हो तो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा इस चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पे सपोज करो 32 बिट, मैंने कितने ब्लॉक बना रखा है, ऐसे करके बहुत कम बना रखा है ना, ऐसे करके इसमें कुछ होगा 1 0 1 1, ऐसे करके पूरा 32 बिट ऐसे करके, ऐसे मतलब रहता है खाली, इसमें जरूरी नहीं कि उसमें, अब सपोज करो क्या, मैंने फ्लोट वाले वैल्यू में a इज इक्वल टू 3.2 ऐसा कुछ लिख दिया, तो उसकी तो डेसिमल वैल्यू कुछ कम ही आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 3 मैंने, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे ना इसको मिटाता हूँ मैं, और मैं एक बना ही देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक जो एग्जाम्पल लिखा था जो हमारे प्रोग्राम में गलत आया था, कौन सा गलत आया था, ये वाला गलत आया था, ये वाला a इज इक्वल टू 2.25। तो आज के बाद में किसी ने आपसे पूछा फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, आप जन्म कुंडली बता सकते हैं उनको, हमने a इज इक्वल टू 2.25 लिखा, फाइन। अब अगर 2.25 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो कैसे आ जाएगा, डेसिमल में, डेसिमल में हमारा आ जाएगा, कैसा आएगा बताओ, डेसिमल कन्वर्ट करना आता है क्या, 2.25 को कितना आएगा बताओ, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है, ये हम हालांकि कल पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बताया अभी सारा कंसेप्ट ना डाटा टाइप में ही मैं घुसा दे रहा हूँ, मतलब कि हमारे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, IEEE कन्वर्जन, इसीलिए हमने बताया सारी चीजें एक जगह पे जाकर लिंक्ड हो जाएगी, तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो समझ में ज्यादा आएगा, समझ में आता है। चलो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आते उन लोगों को, ताकि वो लोग ना बोले कि सर हमें समझ में नहीं आता। तो मैं अभी बेसिक से कंसेप्ट बता रहा हूँ, कल इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे नंबर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, नंबर कन्वर्जन, और जल्दी जल्दी देखें क्योंकि हमें छोटा सा देखना है। हमें क्या देखना है आज, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी में अगर मुझे कोई एक नंबर दिया गया हो, क्या नंबर दिया गया हो, मुझे एक नंबर दे दिया गया 7, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, हमने इसको डिवाइड करा कैसे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या, कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में 6 हो गया, और यहाँ पे कितना 1 बच गया रिमाइंडर, ओके। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ओके 2, और यहाँ पे एक बार में, और यहाँ पे कितना चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने करा इसको 1 इस तरीके से, ठीक। तो कितना वैल्यू आ गया, 1 1 1 इतना है क्या, चलो 1 1 1, ये हमारा 1 1 1 आ गया, ठीक। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं आप इसको वापस से देख लेना, नहीं तो आपको उड़ जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ गया इस चीज को, तो किस तरीके से कन्वर्ट करना, फाइन। लेकिन हमने क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था कि हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या था, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 0.25 भी था, और इसका डेसिमल हम निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये आखिर सिस्टम ट्रू और फॉल्स किस तरीके से ले रहा है। नहीं तो किसी दिन आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, क्या पता कोई एग्जाम में, इसरो के भी ना एग्जाम में आपने DIDO के नहीं देखे होंगे, जो PSUs आप देंगे आगे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद में, तो उसमें क्वेश्चन उस तरीके से पूछ लिए जाते हैं उसमें। 10, अच्छा 10.010 कैसे बनाया आपने, तो गलत बनाया। अच्छा 2.25 का आपने बनाया क्या, चलो कोई नहीं, हम अभी कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो बाकी लोगों को देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे 7 को तो कर लिया, राइट। इसके बाद फिर पॉइंट वाले को कैसे करते हैं, पॉइंट वाले को करने से पहले मैं थोड़ा आपको और थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा और बनाया, अभी मुझे सारे लोग करके बताएंगे जिनको समझ में आया होगा, इसको हमने मिटाया, जल्दी से करके बताएंगे, और आपको लग रहा होगा ये भी थोड़ा तो ईजी है, मैं इसमें भी ट्विस्ट घुसाऊंगा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने क्या करा, इसको मुझे बना के बताओ, 27 कितना आ जाएगा, जल्दी से करके बताएंगे, ठीक है।
अच्छा अगर मैं उल्टा बोलूं तो फिर हमें बाइनरी से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है क्या? अगर मैं उल्टा भी बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी टू डेसिमल, ये किस तरीके से होंगे, सॉरी डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल में हम करें तो सबसे पहले 27 को करते हैं, ठीक है, 27 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके बताएं कितना आ गया, 10101, ठीक है, कितना आ गया उनका 11011। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा किसको समझ में नहीं आ रहा कि 27 को हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, 27 को बस डिवाइड करते जाएंगे ऐसे करके 27 और उल्टा लिखते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो कितना लिखाएगा हमारा, बताओ, यहाँ पे हमने लिखा 2 टाइम्स में कितना 13, ठीक है, और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो हमने यहाँ पे 1 भेज दिया। उसके बाद फिर से 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में करेंगे, 2 छक 12 और यहाँ पे कितना 1, और उसके बाद फिर से 2 से देंगे, कितना चला जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स में, और यहाँ पे कितना 0, और इसके बाद फिर से इसको देंगे 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2 और 1। तो इसका मतलब जिन्होंने बता रखा है 1010, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ तक इसको समझ में नहीं आया वो जल्दी से बताएं। आज का सेशन हमारा बस 10 मिनट और बचा हुआ है, क्योंकि फिर मुझे अलग भी टाइम देने पड़ते हैं। 24816 ये क्या बताया आपने, किसको समझ में नहीं आया वो? सबको समझ में आ गया यहाँ पे जितने लोग हैं कनेक्टेड? दिव्यांश को समझ में आया? अनदर मेथड है, अनदर मेथड, हाँ मुझे भी पता है वो मेथड, तो ठीक है चलो समझ में आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से ना लेट लगते हैं, तो लेट लगते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिन लोगों को ये पता हो, अब मुझे चेक करना होता तो मैं क्या करता, मैं इतना ज्यादा टाइम थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा था। वो सारे मेथड्स होते हैं शॉर्टकट वाले। अब लाइक मान लो क्या, किसी ने मुझे बताया कि 27 की वैल्यू क्या है, 27 की वैल्यू है यहाँ पे 111101, ठीक है। 1101 को इतना याद कौन रखे, तो हम फिर इसको याद रखेंगे क्या? अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको याद रखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0, मतलब सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट से बता रहा हूँ मैं। 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 से बाद में ऐसे ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसमें, तो हमने यहाँ पे किया 2, और फिर यहाँ पे कितना 2 रेज़ टू द पावर 3, इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। तो इसका सब वैल्यू कितना जाएगा हमारे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे कितना 8, फिर यहाँ पे कितना 16, फिर यहाँ पे कितना 32, ऐसे बढ़ता जाएगा हमारा। अब अगर किसी ने हमें कोई बाइनरी वैल्यू दिया तो हमें क्या करना है, सिंपली इधर से ना लिखते जाना है उसको, कितना लिखा है ऐसे करके ना 11011 हम लिखते जाएंगे इसको, ठीक है। कितना लिखा 1, उल्टा लिखना है 1 उल्टा मतलब इस साइड से इस डायरेक्शन में लिख देना है बस इसके नीचे 1 फिर 0 फिर 1 और 1, और जिसके नीचे 0 है उसको कट कर देना है, 1 वाले को ऐड कर देना है, मतलब 16 को ऐड करना है प्लस 18 कितना हो गया 16 8 कितना हो गया 24 और 2 26 और 1 27, 4 को छोड़ देना है, तो 27 इज द राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी में इस तरीके से बन जाता है, बट मुझे ये नहीं बताना था हम नंबर सिस्टम में आगे को पढ़ेंगे, ये तो हमें आता था। हमें अपना कंसेप्ट पढ़ना है, आज वाला जो खत्म करना है हम वहां तक खत्म करेंगे, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। नाउ अभी जो मुझे बताना था कि हम पॉइंट वाले को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर, जैसे सपोज किसी ने बोला क्या 0.25, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा, तो इसको हम ना 2 से गुना करते हैं, हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.50, 0.50, और इस टाइम पे यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या वैल्यू आई हमारे पास में 0 आई, तो इस 0 को हम इधर नोट डाउन करके रख लेंगे क्या 0। इसके बाद फिर इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई, तब तक जब तक कि डेसिमल के बाद 0 0 ना आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या आ जाएगा 1.00, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0 आ गया, मतलब अब हमें 2 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पे ये 1 इधर आ गया। और याद रखना इसमें हम ऊपर से नीचे ही लिखते हैं, इसी तरीके से लिखेंगे, तो 0 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं क्या 0.1, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं डेसिमल में, ऐसा कुछ कर, ठीक है। तो अगर अभी हमने बोला था क्या, अभी हमने बोला था एक नंबर हमने आसपास में लिया था, समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, इसको हम इसको कल एक बार और पढ़ लेंगे, आज हमें ये जो कंसेप्ट पढ़ना डाटा टाइप का उसको देखते हैं। इसको हमने इरेज किया, तो हमारे पास जो भी हमने नंबर लिया था उसमें हमने क्या नंबर लिया था 2.25, हमने क्या लिया 2.25, तो 2.25 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें क्या आ जाएगा, 2 को हम कन्वर्ट करेंगे 1 और 0, 2 को कन्वर्ट करके देख लो, 2 को डिवाइड करेंगे कैसे आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमने करा 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0, उल्टा में लिख देंगे ऐसे करके 1 0 आ गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 25 का तो अभी हमने निकाला था क्या 1 0 सॉरी 0 1 ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ करके ये आंसर था ना, पक्का इतना ही आएगा, हर्ष बताओ
चलो सो यहाँ पे हमें समझ में आ गया ये। तो अब यहाँ पे ना अब देखते हैं कि ये क्यों सही आया था और बाकी वाला क्वेश्चन क्यों गलत आया, क्योंकि ये हमारा जो है सही आया था, जबकि हम यहाँ पे 2.2 कर रहे हैं तो यहाँ पे गलत आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2.2 करता हूँ। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम को रन कराने पे यहाँ पे फॉल्स आता है। क्यों आता है वो हम यहाँ से समझते हैं। तो अगर हमने इसको रन कराया, अब सोचो इस चीज को स्टोर होने में हमारे पास तो बहुत सारे बीट है भाई। मैंने अभी तो बताया कि फ्लोट वाले वैल्यूज जो है ना 32 बिट में स्टोर होते हैं। 32 बिट का मतलब क्या है, अगर हम पता होगा तो 8 बिट इज इक्वल टू कितना, 8 बिट इज इक्वल टू हमारे होते हैं 1 बाइट। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बाद में, कितना होता है 1 बाइट। इसका मतलब 4 बिट सॉरी 32 बिट इज इक्वल टू 4 बाइट। इसलिए तो हम बोलते हैं कि 4 बाइट का हमारा स्पेस होता है किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में। तो एक बड़ा सा ऐसा नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ऐसा कुछ फाइल वाइल इंटरनल चीज है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। और अगर 32 बिट इसमें खाली से ऐसे मिल जाते हैं तो जो भी डेसिमल वैल्यू में हमारा कन्वर्ट होता है, जो भी वैल्यू हमारे कन्वर्ट होते हैं, अब ऐसा आप मत समझना कि अगर हमने यहाँ पे लिखा ना कि 3.2T5 इसको ये डेसिमल में इसको नहीं लिख पाएगा, मतलब स्टोर नहीं कर पाएगा, कर लेगा अगर इसकी डेसिमल वैल्यू सॉरी बाइनरी वैल्यू जो है उस 32 बिट के बराबर आ रही होंगी तो। अब इसमें कैसे डालूंगा, इसमें देखो ऐसे जाएगा ना 1, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने लिखा 0, फिर क्या यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर क्या यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ये कुछ और भी फंडामेंटल होता होगा पॉइंट के लिए, लेकिन हाँ हमें इतना समझ में आ रहा है क्या, इतने छोटे से बिट के लिए तो आराम से 32 बिट में आ जाएगा। तो अगर ये 32 बिट में आ जा रहा है तो इसका मतलब फ्लोट वाला वैल्यू हमारा बिल्कुल सही है, और हम बोल सकते हैं दैट इज द ट्रू फॉर द फ्लोटिंग वैल्यू। और फ्लोट का मतलब भी हमें आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें 32 बिट के हमें स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और 4 बाइट हमारा लेता है ये स्पेस। तो स्पेस वाला तो हमें वैसे भी क्लियर था, जो पहले इंटरनेट में जो डिफरेंस दिए हुए रहते हैं, इसीलिए हमारा ये सही था। तो जो दोबारा हमने दिया था कि सर आपने यहाँ पे जो दिया था 2.2, ये सही क्यों नहीं आ रहा था, एक बार जरा करके बताएंगे, जरा करके हम देख लेते हैं इसको कि 2.2 क्यों सही नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे पास ना इसमें बहुत सारे ऐसे बिट चले जा रहे थे, तो नियर अबाउट में उसका आंसर गलत आ रहा था। पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ते आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया था एक एग्जाम्पल कि 2.2 लिया तो गलत क्यों आ रहा था। तो 2 का तो हमें वैल्यू पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.2 पे फोकस करते हैं, ठीक। तो 0.2 में, अच्छा 0.2 में भी आना तो चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। 0.2 हमने यहाँ पे लिया, ठीक। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो कितना आएगा 0.4 आएगा यहाँ पे, राइट। 0.4 के बाद में, अच्छा नहीं ये तो आना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं आया, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई करें 0.8 आ जाएगा ना। अच्छा नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 0.4 आ गया, राइट। तो 0.4 से हमने 0 को स्टोर करके रख लिया यहाँ पे, फाइन। इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको काउंट मत करना, ये वाला नहीं यहाँ पे, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है 0.8 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई, कितना वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पे, 0 आ गया, 0 वाले को रख लेंगे इधर में। फिर क्या करेंगे, फिर से हमने क्या करा 0.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 0.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, फाइन। ऐसा करके 1.6 आ जाएगा, 8 दूनी का 16। तो हमने 1 को यहाँ से स्टोर करके रख लिया, फाइन, समझ में आ रहा है। लेकिन हम अब इसको मल्टीप्लाई तो कराते रहेंगे ना, डेसिमल के बाद में जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर 6 को मल्टीप्लाई कराएं, 2 को हमने मल्टीप्लाई कराया, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, और 1 को निकालने के बाद ना आप उसको 0 ही काउंट करते रहे। अगर 1 को निकाल ले 0.6 आ गया, फिर से हमारा कितना आ जाएगा 1.2 आ गया, ठीक है 1.2 किस तरीके से कुछ आ गया। अगर 1 को निकाल ले तो 0 बचा वहां पे, यहाँ से फिर से कितना, यहाँ से फिर से 1 इधर आ गया। इसके बाद आप देखें क्या, इसका फिर से 0.2 आ गया, और फिर से 0.2 का मतलब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। मतलब आप समझ रहे हैं हमारे पास में क्या वैल्यू आएंगे 0.2 का, 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0, फिर क्या आया था हमारे पास में 1 1, फिर से 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे चल रहा है पूरा प्रोसेस। नहीं आ रहा समझ में। अब इसका मतलब क्या, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, तो नियर अबाउट में 32 बिट में थोड़ा कम अच्छा, इतना अच्छा आंसर नहीं दे पाता है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये फॉल्स आती हैं, ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा भी वैल्यू डाल दे जिसका ना फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू घूम ही रहा होगा पूरा का पूरा, जैसे हम यहाँ पे 1.1 डाल दे तो 1.1 भी ना बहुत दूर तक घूमता रहता है, ऐसे कुछ भी, तो ऐसे कुछ वैल्यू को अगर हम बाद में डेसिमल वैल्यू निकाले तो यहाँ पे ये फॉल्स देता है। इसका एक्चुअल आंसर दैट इज वो है। समझ में नहीं आया सबको, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, वो रिकर्जन हो रहा है नंबर का, इस वजह से प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पा रहा है, इस वजह से वो फॉल्स दे रहा है।
तो इसीलिए हम जो है अभी IEEE 754 वाला जो कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे कुछ अलग से तरीके से मैं वहां पे बताऊंगा भी। और वहां पे मैं एक तरीका वो बताऊंगा कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, जो हम बोलते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर, लेकिन अभी उसको नहीं बताएंगे, ये एक्सटेंडेड रहेगा, टू बी कंटिन्यूड में रहेगा। हमें बहुत सारी कुछ चीजें सीखनी है वो, हालांकि मैं हैकिंग वाले में ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूं, लेकिन यहाँ पे भी हम समझ ले रहे हैं क्योंकि हम टेक्निकल चीजों को समझ रहे हैं। तो जब हम रिलेटेबल उसको अभी इस चीज को भी पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट करके उसको भी समझ लेंगे कि 32 बिट आर्किटेक्चर को लेने का क्या फायदा और नुकसान होता है, या अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर पर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा और नुकसान होता है। तो फ्लोट वैल्यू तो हमें समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा, आधे बच्चे तो दम तोड़ दे रहे होंगे, चलो मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन कोई नहीं। हमने यहाँ पे डबल लिखा। अब डबल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं अगर यहाँ पे डबल लिखूं तो हमारा वो प्रोग्राम सही आंसर आने के चांसेस थे उस केसेस में, 2.2 के केसेस में? हाँ, तो इसको प्रोग्राम जो है ना, या कंप्यूटर जो है, नियर अबाउट में ज्यादा एक्यूरेटी या सॉरी ज्यादा एक्यूरेट आंसर समझता है कि अगर हम डबल वाला लिखा तो डबल में क्या होता है, डबल में हमारा 64 बिट मिल जाता है। इसीलिए हम इसको जो है डबल पॉइंट, सॉरी हमने जो पढ़ा था ना डबल फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन वैल्यूज, वो वहां पे उसको पढ़ते हैं। ये हम आगे देखेंगे अभी, जो IEEE वाला जो हमारा कल ही स्टार्ट होने वाला है, तो कल को जब हम उसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 32 बिट की मिल जाती है भाई। 32 बिट की मतलब क्या, जब भी हमारा प्रोग्राम अपने बाइनरी कन्वर्जन में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये भी जब मैं कंपाइलर आपको पढ़ाऊंगा, कंपाइलर का कुछ पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, जैसे आज ही हमने फिजिक्स में कुछ चैप्टर मैंने बच्चों को पढ़ाया था, एक ही चैप्टर में ना हमने कई सारे कंसेप्ट पढ़ लिए पूरा। अब उनके लिमिट, डेरिवेटिव और कई सारे पोर्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम जब कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो आगे वाले कंसेप्ट को इजी बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 64 बिट, तो 64 बिट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये 64 बिट जो इस तरीके से अलग अलग करके एक एक बिट में बहुत ज्यादा ऐसे मिल जाता है, जगह मिल जाता है पूरा। हम अभी देखेंगे कल वाले क्लासेस में कैसे लिखते हैं उसको। और इसके बाद में अगर इसको 8 से डिवाइड करें, क्योंकि 8 बीट में हमारा 1 बाइट होता है, तो हमारा 8 बाइट के अप्रोक्सीमेशन जो है ये आंसर आते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं क्या कि हमारे जो डाटा टाइप की जो साइज है वो कंपाइलर के बेसिस, सॉरी कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि ये 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा। ये जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना है नहीं। मैं कल आपको इसमें फिर से ट्विस्ट करूंगा इसमें कि कंपाइलर हमारे कब जो है इंटीजर का साइज 2 बाइट लेगा, कब हमारा 4 बाइट लेगा। कंपाइलर पे तो है, लेकिन ये पूरी सही नहीं है, आप आधा जानते हैं इसमें। इसीलिए हमने बताया कि आपको अगर पढ़ना है, अगर उस तरीके से मैं पढ़ाऊं तो मुझे लगता है सी प्रोग्रामिंग 6 महीने तक पढ़ाते ही रह जाऊंगा, लेकिन इतना तो आप पढ़ ही जाएंगे कि दोबारा से आप पूरा का पूरा नया रिसर्च ही कर लेंगे उस चीजों पे। लेकिन हाँ, उस पर मैं आइडिया आपको बताऊंगा कल, उन चीजों पे हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों हम ऐसा बोलते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ओएस पे। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो कैसे क्या, अभी मैं बताने लगूंगा, अलग से मुझे 15 मिनट की स्टोरी बतानी पड़ जाएंगी। हम प्रैक्टिकल से देख लेंगे उसमें कि क्या डिपेंड करता है। तो कुछ जगहों पे कुछ टीचर्स जो है वहां पे गलत कर जाते हैं, ये मैं भी हो सकता है मैं भी कुछ जगहों पे गलत कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता है मैं कोशिश करता हूँ वहां तक आपको बता ही दूं। नहीं भी बता सकता था, लेकिन हम बता ही देते हैं वहां तक। नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करें, आधा आधा सही रहता है वो। तो यहाँ पे हमने 64 बिट लिखा, तो इसका मतलब 2.2 के जगह में अगर हम डबल लगा दें तो वो उतना सारा वैल्यू को जो है ना नियर अबाउट में ज्यादा सही दिखा सकता है। तो एक बार हम डबल लगा के देखते हैं क्या वहां पे सही बता रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हम इसको डबल लिखते हैं, ठीक। तो कुछ अपने फ्रेंड्स या बाकी जगहों पे आप इन सब चीजों को ट्राई भी कर सकते हैं, कितना अच्छा आप समझ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिसिंग भी होगी, स्टूडेंट्स या आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हैं, ठीक है। 1.1 पे भी वही आता, लेकिन 2.2 पे देख लेते हैं। 2.2 हमने करा तो उनको बताने से आपकी नॉलेज जो है इनहेंस भी होंगी, क्योंकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल जाएंगे। हमने ये करा, कायदे से हमारा क्या आना चाहिए, अभी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि डबल हमारा ज्यादा वैल्यू को ले रहा है, मतलब पॉइंट के बाद में, तो नियर अबाउट में ज्यादा एक्यूरेसी की ओर है वो। एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइलर पे क्लिक करा हमने, एंड देन हम रन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे आंसर दे रहा है क्या, ट्रू दे रहा है। नहीं आया समझ में डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं? दिव्यांशु समझ में आया? देवांश, यस सर। भूल मत जाना, ठीक है, टेस्ट लूंगा मैं। चलो, सो यहाँ पे एक बार ऐसे पूछा गया था, मतलब लाइक 1.5-2 साल पहले, मतलब ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू में पूछ लिया उन्होंने डबल और इसमें क्या है। और वो कंपनीज थोड़े ज्यादा पैकेज ऑफर कर रही थी। 4 लाख के पैकेज तो आप इतना बताएंगे डबल और फ्लोट में, वो 4 बाइट लेता है या 8 बाइट लेता है, आप क्वालिफाई, क्योंकि इंटरव्यू को भी सिर्फ उतना ही पता है। देखिए वही क्वेश्चन, वो डिपेंड नहीं करता कि अगर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो डिटेल्स में आप कितना ज्यादा अंदर घुस आएंगे, वो डिपेंड करता है। हमारा काम तो पूरा ही पढ़ना है, तो पूरा ही पढ़ रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा और मैं बता देता हूँ इसमें, बस 2 मिनट बचे हुए हैं, हालांकि हम लेट जा रहे हैं। मैं हमेशा ही ना जितना टाइम लेके चलता हूँ, मुझे उतने टाइम पे खत्म करना हमेशा ज्यादा टाइम लगता है पूरा, ये हमेशा शिकायत रहती है। इसीलिए मेरा टाइम पे खत्म ही नहीं हो पाता कभी भी कोर्सेस है जो हम मॉड्यूल कंप्लीट कराते हैं स्टूडेंट्स को।
यहाँ पे हमने पढ़ा अब इसमें जो मैंने लिखा है ना सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है मैं कल जब हम IEEE 754 पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वो आपका इजी बन जाएगा, मतलब आराम से बना लेंगे, एक 8 मार्क्स से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद फिर फ्लोट और डबल में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो फ्लोट का मतलब और डबल का मतलब समझ में आए, इसमें 8 बाइट होगा, 4 बाइट होगा, और इसमें जो है जो बीट होगा वो 64 बीट में उसकी डेसिमल की वैल्यू स्टोर होंगी। आप मतलब कम से कम आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं इसके पूरे डिफरेंस वगैरह डबल और फ्लोट की वैल्यू, और क्यों मेमोरी बाइट ज्यादा लेता है, क्योंकि इतने बीट में स्टोर होते हैं, इसका रियल टाइम में डिफरेंस आप प्रोग्रामिंग में भी दिखा सकते हैं, तो ज्यादा वैल्यू को स्टोर करता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं क्या कि हमारा जो है 3.245 डेसिमल के बाद इस वैल्यू को ज्यादा लेता है, ये नहीं लेता है, ये हमारा जो है ना ये इतना वैल्यू हो सकता है आपका फ्लोट में भी स्टोर कर दे और डबल में भी स्टोर कर दे, ये हमारे बाइनरी कन्वर्जन से पॉइंट की बात करी जाती है। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास बचता है वॉइड डाटा टाइप, तो वॉइड डाटा टाइप क्या करता है, इसको मिटाते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स बनाते चलना, क्या पता मैं अपने नोट्स में खुद ही भूल जाऊं कुछ कुछ, तो जो जो चीजें हम सीख रहे हैं उनको अपने शब्दों में आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि वो आपको ज्यादा याद रहेंगे। मेरे वाले नोट्स में क्या पता मैंने उड़ा उड़ा के लिख दिया, तो वैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया। वॉइड वाले डाटा टाइप जो है, तो वॉइड क्या है सर, आपने तो एकदम अलग सा इसको बना दिया, मतलब क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि कहीं पे अगर हमें कोई डाटा टाइप, जैसे हम लोग लिख रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक, अब इसके बाद फिर क्या इंट हमने लिखा, सॉरी हमने यहाँ पे लिखा क्या वॉइड a इज इक्वल टू 5, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब आपको मैं तब बताऊंगा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ लाइक डाटा टाइप जिनका इस्तेमाल हम फंक्शन के वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए करते हैं। वो फंक्शन किस तरीके का वहां पे जनरली काम में आता है। हालांकि इसको ना इस तरीके से ना लिख के अगर मैं एक और चीजें आपको बताऊं तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन अगेन या तो मैं इस कंसेप्ट को आपको फंक्शन में बताऊंगा, नहीं तो पॉइंटर में बताऊंगा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि वॉइड के अंदर में क्या होता है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पॉइंटर आपको समझ में नहीं आता तो समझ में, जिनको मैंने बोल रखा है कि वो हम बाद में देखेंगे, डेफिनेटली उसका मतलब हम बाद में देखेंगे, बशर्ते कि जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई याद दिला देना उस टाइम पे कि सर आपने बहुत पहले ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे उस टाइम पे इसका मतलब आपने बोला था वहां पे बताएं, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो फिर हम पॉइंट मिस आउट कर जाएंगे। हालांकि मैं अपने हिसाब से कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में लेके ही चलता हूँ जो दिमाग स्टूडेंट्स के जनरली उठते हैं। मैं ये मौका ही नहीं देता कि बच्चे पूछ सके सर हमें ये डाउट आ रहा है, ये क्यों हुआ, ये क्यों कैसे क्या हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बट फिर भी आए तो पूछना है। तो वॉइड का मतलब हम वहां पे देखेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट हम समझते हैं इससे रिलेटेड। तो हम ना अभी यहाँ पे मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे एक बनाया इंट इज इक्वल टू, इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब मुझे कोई भी एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम कोई सा भी ऐसे वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हम लिखेंगे इंट और ए नाम का, ये हमने 2 रख दिया। फिर क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और हमने लिखा a इज इक्वल टू 5। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बड़ी सारा डिफरेंस है। इसी कंसेप्ट से आगे हमारा जो है वॉइड वाला कंसेप्ट में समझाता, लेकिन पॉइंटर हमें नहीं पता है, उसके एड्रेसेस, उसके बाइनरी पॉइंट, उसके अंदर में क्या रहता है, उन चीजों को मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो समझ में आता है, लेकिन अभी शायद बताऊंगा तो उड़ जाएगा। इतना भी डिटेल में नहीं घुसना है पहले क्लासेस में, क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस तरीके से कहीं पे डिक्लेयर कर दिया तो हमने ना प्रोग्राम में एक ए नाम का ऐसे करके एक बॉक्स बना दिया, जब भी रन होगा तो प्रोग्राम में ऐसे करके एक नाम ए नाम का बनेगा। अच्छा इसमें साइज वाला मैंने आज नहीं बताया, मैं कल बताऊंगा, याद रखना, ये तो मुझे बताना ही बताना, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार अपने मन से 4 बाइट, अपने मन से 2 बाइट, अपने मन से कुछ भी बताते हैं और टीचर बोल देते हैं कंपाइलर की इशू पे। तो उसकी एक्चुअलिटी क्या है कि कंपाइलर की इशू पे ऐसा क्यों, या जो मैंने बताया आधा सही है और आधा सही मैंने बताया क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, तो उसके लिए मुझे वो बताना पड़ेगा जो हमने बोला था वो 32 बिट और 64 बिट। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और ये हैकिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जिनको हैकिंग में काम करना है इन कंसेप्ट को तो दिमाग में बैठा कर रखना, तभी आपको वो भी समझ में आएगा बाद में कि क्यों मैंने ऐसा बोला था कि आपको हैकिंग के लिए अगर अच्छा लैपटॉप लेना है, हाई प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप लेना है, तो आपको कैश मेमोरी ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि कैश मेमोरी जो रहती है ना 6 MB की, 12 MB की, किसी दिन उसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अगर हमने वाईफाई के पासवर्ड्स को क्रैक करा तो। वहां पे जो बीट होते हैं वो बीट बाय बीट किस तरीके से लोड होते हैं और सॉफ्टवेयर हमारा या प्रोसेसर सीपीयू हमारा किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है, वो उसी बीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हमारा वो लेता है। ठीक है, सो हाँ ठीक है गाइस, कम है कैश मेमोरी, अगर कैश मेमोरी कम है तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो मेरा सिस्टम जो है किसी भी वाईफाई के पासवर्ड्स को अगर मैं अटैकिंग करता हूं तो 6000 पासवर्ड को, 6000 पासवर्ड को पर सेकंड में चेक करता है। तो सोचो अगर आपने वाईफाई का पासवर्ड जो है ना इन जनरल डाल रखा है, लाइक मान लेते हैं कि ऐसे डाल दिया, लाइक अगर किसी का नाम हर्ष है तो हमने यहाँ पे डाला हर्ष 123 वाईफाई का पासवर्ड, ठीक।
तो इसको क्रैक करने में कितना ही टाइम लगेगा। इसका मैं टोटल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख या 10 लाख ऐसे टोटल पासवर्ड बनता है। अगर मुझे थोड़े बहुत उसके बारे में पता है तो 10 लाख या 1 करोड़ ले लेते हैं। अगर मैंने 10 लाख भी लिया और अगर यहाँ पे 6000 पासवर्ड 1 सेकंड में सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है, बाद में हम देखेंगे हैकिंग वाले क्लासेस में, ये भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या कि वहां पे मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैं बहुत सारी जगहों पे हमने क्रैक कर रखा था, 35 से 40 मिनट में ऐसे पासवर्ड आराम से क्रैक हो जाते हैं अभी। उससे पहले भी निकल सकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ड लिस्ट के कौन से नंबर में आपका आ रहा है। तो सपोज आपका नाम ए से है और आपने पासवर्ड की स्टार्टिंग ए से कर रखा है, तो आपका 15 मिनट में भी क्रैक हो सकता है। ऐसे चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो ये 35 से 40 मिनट लग जाता है। अगर आपके सिस्टम में 19 MB 16 MB, जिनका 16 MB है बहुत फास्ट काम करेगा, वो आपको जब मैं अटैक कराऊंगा तो आपको उसका डिफरेंस समझ में आएगा। जिनका कम है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपको नॉलेज तो पता ही है। आगे से आप कभी भी लैपटॉप ले तो आपको इन सब जानकारी होनी चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे तो इन सब जानकारी नहीं रखते। वो पता है क्या जानकारी रखते हैं, सिर्फ रैम होना चाहिए, SSD होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव होनी चाहिए और हमारा प्रोसेसर i3 और i5 मिलना चाहिए, बस दैट्स इट। इसके बाद भी कई सारी चीजें हो, जैसे कि क्लॉक स्पीड क्या आ रही है, कैश मेमोरी क्या आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें रोम का कौन सा टाइप लगा हुआ है, क्योंकि बाद में अगर रोम का पासवर्ड हम लगाएंगे, मास्टर पासवर्ड लगाएंगे, तो उसको इरेज कैसे करा जाता है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी गौर करना चाहिए। या फिर अगर हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम में कौन सा वर्जन का लगा हुआ है, DDR4 लगा हुआ है, DDR5 लगा हुआ है, क्योंकि रैम की भी अलग अलग स्पीड होती है। इतना पता होगा तब जाके हम अच्छे हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले सकते हैं। नहीं तो कई बार ना हमें आप जाएंगे ना, मुझे बोलेंगे कि 4 GB का मुझे रैम अपने सिस्टम में बढ़ाना है, वो बोलेंगे क्या कि 2200 रुपये लगेगा, और कुछ जगहों में बोलेंगे 3200 रुपये लगेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है भाई, 800 रुपये में भी लगा देंगे वो DDR3 का। तो इसको समझना पूरा। ऐसे कोई लोग बोल रहे हैं क्या कि ये दुकानदार तो 800 में लगा रहा है, वो तो 2200 में लगा रहा है। तो ये चीजें हमें अगर नहीं पता होगी, अब ये हार्डवेयर इंजीनियर नहीं, तो कोई बताता ही नहीं, किसी ना प्रोग्रामिंग में आपको इंजीनियरिंग में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। दैट्स द रीजन कि मैं कुछ कुछ जगहों पे हैकिंग वाले बच्चों को बता देता हूँ, ताकि हमारा जो है हार्डवेयर चीजों में भी थोड़ा नॉलेज बढ़ा रहे। इसको अभी कट करते हैं और वॉइड वाला जो हम पढ़ रहे थे उस पर थोड़ा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये जो 2 स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये है कि एक खाली डब्बा इस तरीके से बना हुआ रहेगा और इसके अंदर में क्या रहेगा, कुछ भी अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल रह सकती है, लेकिन इस ए के अंदर में डेफिनेटली सारे वैल्यू क्लियर होकर सिर्फ 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे अलग अलग ना कुछ कुछ कचड़ा रह सकता है, उसको एलोकेट हो जाएगा ये वाला एड्रेस। बस हाँ, अगर हम बाद में ए की जगह कुछ और डालना चाहें तो ये कचड़ा हट के यहाँ पे कुछ और वैल्यू चली जाएंगी, जैसा कि हमने डाटा रिकवरी वाले में देखा था। तो यहाँ पे जो कचड़ा रहता है, जब बिना डिक्लेयर करे अगर पूछेगा कि ए की वैल्यू जो इस टाइम पे अगर हम प्रिंट कराएं तो क्या आएगी, मैं बाद में प्रिंट करा के दिखाऊंगा। लेकिन मैंने अभी बोला, अभी ना तो मैं वॉइड बता सकता हूँ ना उसका ज्यादा डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पॉइंटर पढ़ा है नहीं। अगर हम पॉइंटर पढ़ाते तो ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करा के दिखाता, वहां पे कुछ ना कचड़ा प्रिंट होता या कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट होता रैंडमली, ऐसे ही कुछ भी। और ए की वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले केस में मैं प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा, जब हम इनिशियलाइज नहीं किए हुए रहते हैं, किसी वेरिएबल के इनिशियलाइज वैल्यू हम अगर असाइन नहीं किए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पे, गार्बेज वैल्यू बोल दिया, GAR बेज, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। गार्बेज वैल्यू का मतलब कचड़ा वैल्यू रहता है। तो छोटा सा पॉइंट भी हमें याद रखना होता है। और यहाँ पे तो 5 ही होगा, तो अनइनिशियलाइज वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जो हमारा रहता है, क्या रहता है, गार्बेज वैल्यू रहता है, जब तक कि उसमें ऐसा मैं ना लिख दूं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, इंट ओके इंट a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपाइलर का इशू आता है, कुछ कुछ कंपाइलर अपने मन से 0 डाल देते हैं वो, लेकिन हम बताएंगे कि गार्बेज वैल्यू रहता है, जो थ्योरी हमारी बोलती है ऐसा ही होना चाहिए। अब सिस्टम वालों ने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट आए जो हमने आज क्लासेस में सीखे। अब कल वाले क्लासेस में हम क्या सीखने वाले हैं, कल वाले क्लासेस में बेसिकली थोड़ा सा तो बोरिंग पोर्शन होगा, लेकिन आप उसको भी कनेक्ट रहें, क्योंकि क्या पता 1 घंटे क्लास करने से आपका 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो जाए, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप अटेंड ही कर लेना। मैं तो बोलूंगा लाइव क्लासेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही होती हैं, स्किप भी ना करें। जब आप अगर रिकॉर्डेड देखते हैं उसको, तो क्या पता बीच में कुछ और चीजों को हमने डिस्कशन कर लिया, तो मोटिवेशन या वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो कल हम सबसे पहले नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे, नंबर कन्वर्जन, इसको जल्दी जल्दी। फिर क्या, हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट जैसा हमने बोला है, और फिर IEEE, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में ऊपर के दोनों टॉपिक को खत्म करेंगे, उसमें टाइम नहीं लग रहा है, मुझे समझाने में टाइम लगेगा IEEE, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और हार्डवेयर की बात करने वाले हैं, IEEE 754। तो इसको समझने के बाद इस पे क्वेश्चन बनाएंगे और इसके बाद फिर हम थोड़े कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दिस विल बी, हम ये जानेंगे कल पहली बार कि 32 बिट और 64 बिट इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। ये हमारा यहाँ से टू बी कंटिन्यूड पे रहेगा, क्वेश्चन बनाते रहना है। जैसे एक बार हमारा कुछ मॉड्यूल खत्म हुआ तो टेस्ट लेने हम शुरू करेंगे। ओके,
चलो अच्छा, जिन्होंने इसमें हैकिंग वाले में ये कर रखा हो, मुझे अगेन आज भी टाइम नहीं मिल पा रही, तो मैं थोड़ा 3-4 बजे तक फिर से वापस से कांटेक्ट करूंगा, तो वो आप एक अकॉर्डिंगली देख लेना। जिन लोगों को नहीं गई है कोई भी नोटिफिकेशन, किसी को भी नहीं मैंने भेजा होगा, तो उन लोगों के लिए ठीक है। बाकी लोग तो प्रोग्रामिंग एंड कॉम्पिटेटिव में ध्यान देते रहे, कोडिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह में ध्यान दें। जिनको साइबर वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा था। बाकी लोग दोनों ही चीज़ों में ध्यान देना है। इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे।